नाउ ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज हाईलाइट दिस। क्लॉज थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी क्वेश्चन इन मेंस एंड प्रीलिम्स ओनली ऑन दिस क्लॉज। क्या है दिस इज व्हाट? सुपरविजन ऑर्डर। व्हाट इज सुपरविजन ऑर्डर के लिए विच सेक्शन विच क्लॉज डील्स विद द सुपरविजन ऑर्डर। आपको छोड़ दिया गया लेकिन आपके ऊपर सुपरविजन रखा जाएगा। वो कौन सी क्लॉज कहती है? सेक्शन 4 की सब क्लॉज 3 परमिट्स फॉर दिस। पढ़ लेते हैं क्या कहती है, देखिए। When an order under subsection 1 is made, under subsection 1 का मतलब है ऑर्डर फॉर रिलीज ऑन प्रोबेशन। सही है? जब प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा किसी को तब क्या हो सकता है? द कोर्ट में का मतलब डिस्क्रेशन है, कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। कोर्ट में इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक इट इज एक्सपीडिएंट टू सो टू डू। देखो प्लीज कितनी बढ़िया बात देखिए कि ये जो सुपरविजन ऑर्डर इशू होगा इसमें उसको इशू करने से पहले कोर्ट के ओपिनियन क्या होना चाहिए? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है ये उसके ही हित में है। सुपरविजन ऑर्डर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर इटसेल्फ। ये ऐसे समझ लीजिए कि कुछ स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बेचारे दूर से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से यहाँ पर आए जज बनने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, और उन पे एक अलग से सुपरविजन रखा जाए कि वो रेगुलरली आए। नहीं आए तो उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा जाए, उनको पापा को बताया जाए कि देखो आपका लड़का, आपका भतीजा क्लास करने नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ? सुपरविजन ऑर्डर हुआ, है कि नहीं है? तो सुपरविजन किसके इंटरेस्ट में हुआ? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर हो रहा है। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया सुपरविजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हो रहा है। वो सुपरविजन तो है। तो देखो अगर प्रीलिम्स में आ गया तो आपको हो सकता है आपको अजीब सा लगे कि यार एक व्यक्ति ने अपराध किया, ट्रायल चला एंड ही इज फाउंड गिल्टी, बट पूरा का पूरा एक्ट उसका इंटरेस्ट देख रहा है। बिकॉज ये जो एक्ट है ये बेनिफिशियरी एक्ट है, बना ही उसके लिए है। तो सुपरविजन ऑर्डर जो है दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक। दोनों के ही इंटरेस्ट में है अगर कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है। बात समझ आ गई? देखो मैं क्यों समझाता हूं एक एक शब्द को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। डोंट फॉरगेट दिस कि द कोर्ट विल इशू द सुपरविजन ऑर्डर when court is of the opinion that it is in the interest of the offender and of the public। समझ में आ गई बात? नहीं आगे कर लेंगे, लिखा पीपल फिल्म या नहीं? क्लॉज थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी क्वेश्चन इन मेंस एंड प्रीलिम्स ओनली ऑन दिस क्लॉज। क्या है दिस इज व्हाट? सुपरविजन ऑर्डर। व्हाट इज सुपरविजन ऑर्डर के लिए विच सेक्शन विच क्लॉज डील्स विद द सुपरविजन ऑर्डर। आपको छोड़ दिया गया लेकिन आपके ऊपर सुपरविजन रखा जाएगा। वो कौन सी क्लॉज कहती है? सेक्शन 4 की सब क्लॉज 3 परमिट्स फॉर दिस। पढ़ लेते हैं क्या कहती है, देखिए। When an order under subsection 1 is made, under subsection 1 का मतलब है ऑर्डर फॉर रिलीज ऑन प्रोबेशन। सही है? जब प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा किसी को तब क्या हो सकता है? द कोर्ट में का मतलब डिस्क्रेशन है, कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। कोर्ट में इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक इट इज एक्सपीडिएंट टू सो टू डू। देखो प्लीज कितनी बढ़िया बात देखिए कि ये जो सुपरविजन ऑर्डर इशू होगा इसमें उसको इशू करने से पहले कोर्ट के ओपिनियन क्या होना चाहिए? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है ये उसके ही हित में है। सुपरविजन ऑर्डर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर इटसेल्फ। ये ऐसे समझ लीजिए कि कुछ स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बेचारे दूर से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से यहाँ पर आए जज बनने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, और उन पे एक अलग से सुपरविजन रखा जाए कि वो रेगुलरली आए। नहीं आए तो उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा जाए, उनको पापा को बताया जाए कि देखो आपका लड़का, आपका भतीजा क्लास करने नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ? सुपरविजन ऑर्डर हुआ, है कि नहीं है? तो सुपरविजन किसके इंटरेस्ट में हुआ? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर हो रहा है। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया सुपरविजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हो रहा है। वो सुपरविजन तो है। तो देखो अगर प्रीलिम्स में आ गया तो आपको हो सकता है आपको अजीब सा लगे कि यार एक व्यक्ति ने अपराध किया, ट्रायल चला एंड ही इज फाउंड गिल्टी, बट पूरा का पूरा एक्ट उसका इंटरेस्ट देख रहा है। बिकॉज ये जो एक्ट है ये बेनिफिशियरी एक्ट है, बना ही उसके लिए है। तो सुपरविजन ऑर्डर जो है
दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक। दोनों के ही इंटरेस्ट में है अगर कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है। बात समझ आ गई? देखो मैं क्यों समझाता हूं एक एक शब्द को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। डोंट फॉरगेट दिस कि द कोर्ट विल इशू द सुपरविजन ऑर्डर when court is of the opinion that it is in the interest of the offender and of the public। समझ में आ गई बात? नहीं आगे कर लेंगे। लिखा पेपर फिल्म से नहीं, लिखा फिल्म से नहीं। चलिए, इन एडिशन, अगेन दिस इज सेकंड क्रूशियल वर्ड। इन एडिशन मींस पहला ऑर्डर तो क्या है, सेक्शन सब सेक्शन 1 में है, वो क्या था, रिलीजिंग ऑन प्रोविजन। अब उसके साथ में इन एडिशन फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन, जो कहां पर इशू हुआ, सब सेक्शन 1 में हुआ। नाउ दिस इज इन एडिशन पास ए सुपरविजन ऑर्डर, एक सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट। और कोर्ट क्या कहेगी उस ऑर्डर में, डायरेक्टिंग दैट ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर, की वो एक प्रोबेशन अधिकारी के सुपरविजन में रहेगा। ऑफेंडर कौन सा ऑफेंडर, हु हैज बीन फाउंड गिल्टी, जिसने ऐसा अपराध नहीं किया है कि जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय हो या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। सही है, जिसको कि जिसके फेवर में सेक्शन 4 क्लॉज 1 में रिलीज करने का ऑर्डर पास हुआ है, वो व्यक्ति कहां रहेगा, उस प्रोबेशन अधिकारी के सुपरविजन में रहेगा। ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। कब करेगी, when it is in the interest of the offender and the public, दोनों के इंटरेस्ट में हो वो, है ना। देखिए आगे फिर, नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड, प्रोबेशन ऑफिसर का नाम दिया गया होगा उस ऑर्डर में, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। एंड प्लीज हाईलाइट दिस, यू विल सी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ये सुपरविजन ऑर्डर का टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। अगर ये ऑर्डर इश्यू हो रहा है तो कम से कम 1 साल का तो होगा ही होगा, इस 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और भैया यहीं से क्वेश्चन आएगा, सुपरविजन ऑर्डर टाइमिंग्स, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर, इट शुड नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, इट शुड नॉट बी 6 मंथ्स। अगर ये ध्यान नहीं रखा तो फिर सारी मेहनत पानी फिर जाएगा आपको। सही है, तो देखिए, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन, जो ऑर्डर में लिखा होगा, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender। उसमें conditions लगा देंगे जो कोर्ट को आवश्यकता देंगे कि देखो ऐसा है, हफ्ते में एक बार हर सोमवार को आप थाने में आओगे, हाजिर देकर जाओगे आप। सही है, वहां पे निशान लगाओगे। फिल्म कौन सी है, सिंघम। सुपरविजन तो है वो कि वो तू है यहां पर, देश छोड़ के नहीं गया, कहीं और नहीं गया, यू आर देयर, है कि नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस को लगाया जा सकता है, इंपोज सच कंडीशंस एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, सुपरविजन ऑर्डर कौन सी क्लॉज में होगा, सेक्शन 4 की क्लॉज 3 में होगा। कब होगा, व्हेन कोर्ट इज द ओपिनियन दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एज वेल एज ऑफ द पब्लिक। टाइमिंग्स कितने होंगे, इट शुड नॉट बी लेस देन, नॉट बीइंग सच पीरियड, नॉट लेस देन 1 ईयर। कर लेंगे अभी नहीं। प्रोबेशन का टाइमिंग कितना होता है पीरियड का, उसमें बॉन्ड का मैक्सिमम 3 इयर्स। प्रोबेशन कितना टाइम खिंच सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर खिंच सकता है बस, बॉन्ड का टाइम जो होता है वो। और उसमें सुपरविजन है कम से कम फिर 1 साल का होना चाहिए। नो सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन, जो 1 साल से कम का नहीं होगा, मींस मिनिमम 1 ईयर का सुपरविजन होना चाहिए। फिर वो कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग, पढ़ो आगे। अगर समझ में आएगा तो रेज हैंड प्लीज, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। 4, नाउ द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर। देखिए सब क्लॉज 4 में देखो और सब क्लॉज 5 में जाइए। पहले हम कहते हैं कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर, 4th में क्या है, कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर। तो सेक्शन 4 और 5 ये भी सुपरविजन ऑर्डर को डील कर रहे हैं। तो सेक्शन 3, 4, 5 समझ में तब को नहीं आई। सेक्शन 4 देखिए क्या कहता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 4, द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज टू एंटर इनटू बॉन्ड with or without security to observe the conditions specified in such order and such additional conditions। सही, इसको बस
बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपरविजन ऑर्डर क्लॉज 3 में पढ़ लीजिए, इसमें सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि चलो पढ़ा दो। द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर अंडर दिस शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज टू एंटर इनटू ए बॉन्ड with or without surety to observe the conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence। इनको हाईलाइट देख लीजिए, residence, abstention from the intoxicants and any other matter as the court may having regard to the particular circumstance considered fit to impose this is what direct language। सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि सुपरविजन ऑर्डर जब इशू करेगी कोर्ट, है ना, तो वो उसमें कुछ शर्तें लगा सकती है। शर्तें किस पर्पज से? फॉर प्रिवेंटिंग ए रिपीटिशन ऑफ द सेम ऑफेंस, कि ये व्यक्ति उसी प्रकार का अपराध दोबारा ना करे, और कमीशन ऑफ अदर ऑफेंसेस बाय द ऑफेंडर, की कोई अन्य अपराध ना करे। तो कैसे लगा सकती हैं? विद रेस्पेक्ट टू रेजिडेंस, तुम कहां रहोगे, छोड़कर नहीं जाओगे इस मोहल्ले को, इस शहर को छोड़कर नहीं जाओगे, सही है। एब्सेंशन फ्रॉम द इंटॉक्सिकेंट्स, जो मादक शब्द हैं, वो जो चीजें हैं, शराब और ऐसी चीजों को ग्रहण, इनसे दूर रहोगे। और इसी संबंधित शर्तें लगाई जा सकती हैं। क्यों? पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द रिपीटिशन ऑफ सेम ऑफेंस और ऑफ कमीशन ऑफ एनी अदर ऑफेंस। तो सेक्शन 3 में, अगर सेक्शन 3 और 4 को मैं सारांश में बताऊं आपको, सेक्शन 3 में सुपरविजन ऑर्डर इशू किया जा सकता है फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर। सब सेक्शन 4 में एडिशनल कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि वो व्यक्ति सुधर के रहे, बस पर्पज ये है तू सुधर जा। समझिए क्या भाई, क्या पर्पज है? कि तुम सुधर जाओ, बस ये पर्पज है इसका। सही, हंसते क्यों आप लोग, हद है। 5, the court making a supervision order under subsection 3 shall explain to the offender the terms and conditions of the order। this is the duty of the court, कि देखो भैया तुम्हें प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है, सही है, और ये सुपरविजन ऑर्डर भी है, इसकी शर्तों को समझ लीजिए आप। टू एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties if any, and the probation officer concerned। उसकी एक कॉपी किसको तो दी जाएगी? जो सुपरविजन ऑर्डर है, एक तो भाई अपने पास रख, तो इन शर्तों को पालन करना है, जो उसकी श्योरिटी है, जमानती आया है कि भैया ये शर्तें पालन करवाते रहना इससे, और एक कॉपी दे दी जाएगी प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न, संबंधित प्रोबेशन अधिकारी को दे दी जाएगी। समझे आप, नहीं समझे? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4। 1 2 3 4 हो गया। यहां पर यहां से ही आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नाउ कम टू सेक्शन 5। सी दिस, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। यू कैन सी क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ। Which section deals with the power of the court to order for the compensation? देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक अपराध किया, you are found guilty but you are being released on probation, छोड़ा जा रहा है आपको, है ना। देखिए क्या है, लेकिन कुछ तो करोगे ना। The court directing the release of an offender under section 3 और section 4। अब ध्यान है, सेक्शन 3 में क्या था? सेक्शन 3 में था रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, है ना। सेक्शन 4 में क्या है? रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। जब छोड़ा जा रहा है तब क्या? इफ इट थिंक्स फिट मेक एट द सेम टाइम फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे कंपनसेशन, कि भैया कंपनसेशन दो आप कम से कम, एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जो आपने अपराध किया, जो आपने पड़ोसी की हड्डी तोड़ दी, उसको कंपनसेशन दो। आपको जेल नहीं भेज रहे, आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है, बट यू शुड कंपनसेट हिम फॉर द इंजरी। तो ये क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि पूछा जाएगा कि भाई कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन लिया जा सकता है उससे? नहीं, कंपनसेशन के लिए उसे कहा जा सकता है, सही है। और क्या? सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द कोर्ट थिंक्स रिजनेबल, कि इसका जो खर्चा हुआ है, इस प्रोसीडिंग्स का जो खर्चा हुआ है वो भी आप दोगे।
तो ये कहां पर है? सेक्शन 5 में। बहुत टेक्निकल नहीं है, केवल जानना है आप लोगों ने कि कंपनसेशन फॉर इंजरी एंड कॉस्ट ऑफ को प्रोसीडिंग्स ऑर्डर किए जा सकते हैं एंड दैट इज अंडर सेक्शन 5। कर लेंगे अब। कम टू क्लॉज 2 पे। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज ए फाइन इन अकॉर्डेंस with the provisions of section 386 and 387 of the code। इनको आप इतना याद कर लीजिए बस कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है, क्योंकि सेक्शन चेंज हो जाएंगे ये, बस इतना ध्यान कर लीजिए आप ये कि जो कंपनसेशन अमाउंट का ऑर्डर हुआ है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग का ऑर्डर हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? दैट कैन बी रिकवर्ड एज ए फाइन। कि जैसे फाइन की रिकवरी हो सकती है ऐसे ही आपसे इसकी रिकवरी होगी। इतना याद कर लीजिए बस ये फ्रेज, नॉट मोर देन दिस। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 ए सिविल कोर्ट, इसको समझाया था मैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखिए ये रूल है, इफ द सेम एक्ट अमाउंट्स टू ए सिविल रोंग एज वेल एज ए क्रिमिनल रोंग, तो यू कैन अवेल बोथ रेमेडीज। अगर सेम अपराध से, जैसे डिफेमेशन हुआ, डिफेमेशन इज ए क्राइम एंड इट इज एज वेल ए सिविल रोंग, इट इज ए टॉर्ट, यू कैन सीक डैमेजेस एंड यू कैन गो फॉर द प्रोसिक्यूशन एज वेल। अगर आपकी किसी ने मानहानि कर दी है ना, तो आप उसके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं, 499, 500 है कि नहीं है। और वो तो होगी सजा, होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी उसको सजा दिलाने के लिए। एक आप उससे डैमेजेस रिसीव करने के लिए, आपको मानहानि में उससे कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और ये दोनों रेमेडी एक साथ अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली, उसको ही इज फाउंड गिल्टी और प्रोहिबिशन छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन उससे कहा गया अभी इसकी तो डिफेमेशन है ना, इसको तो 1 लाख रुपए कंपनसेशन दे। सही है, कंपनसेशन दिला दिया गया उसी में ही। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसकी डिफेमेशन हुई थी वो सिविल कोर्ट में भी गया है डिफेमेशन के लिए, और वहां पर सिविल कोर्ट ने कहा कि 5 लाख रुपए तुम दोगे। तो जिस व्यक्ति ने पहले 1 लाख रुपए दिया वो कहेगा जी मैं 1 लाख से पहले दे चुका हूं, तो उस 1 लाख रुपए का क्या होगा, उसी के संबंध में है ये सब क्लॉज 3। समझ आई बात आपको? ए सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट, कौन सा सूट? अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर फॉर विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड। समझ में आ गई बात? नहीं, शैल टेक अकाउंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शैल टेक अकाउंट एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड, कि जो अमाउंट उसने पेमेंट की है या उससे रिकवर हुई है उसको वो अपने संज्ञान में लेगी कि हाँ 1 लाख तो इसे ऑलरेडी मिल चुका है, नाउ कितना पेमेंट और कराना मिलना चाहिए इससे। समझ में आ गई बात? है तो इट इज नॉट एज इफ कि भाई यहां का कंपनसेशन आपका 0 हो जाएगा एंड सिविल कोर्ट विल नॉट सी इट। क्वेश्चन कहां से आएगा कि वेदर सिविल कोर्ट विल टेक इनटू अकाउंट और नॉट। सही है, तो सिविल कोर्ट विल टेक इनटू अकाउंट सच काइंड ऑफ कंपनसेशन पेड। अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड प्लीज। पढ़ते हैं आगे। ये केस लॉ है राजेश्वरी प्रसाद वर्सेस राम बाबू गुप्ता। While assessing the quantum of compensation, it is purely in the discretion of the court to allow compensation and cost if it thinks reasonable in the case। ये जो cost है, compensation है, ये क्या है? discretionary power है कोर्ट की। You cannot seek as a matter of right। So this is all about for today up to section 5। Thank you।